अपन इधर आया है वकील साहब के घर पे। आज उनका वेल्डिंग एनिवर्सरी है यार। अरे अंग्रेज लोग ने भी कमाल का वर्ड निकाला, वेल्डिंग। लोखंड की सलाखों को भी टाका मारने को वेल्डिंग बोलते और इंसान के जोड़े को भी वेल्डिंग। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन कैसे लगा हमारे वीडियो का? तो आप तो समझ ही गए होंगे इंट्रोडक्शन को देख के कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना टेक्निकल सेक्शन, स्पेशली मैकेनिकल के लिए। और यहाँ पर जो CBT 2 का सिलेबस आप लोगों ने देख ही लिया होगा RRB JEE 2019 के लिए। तो यहाँ हम सबसे पहला टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज वेल्डिंग। और वेल्डिंग में जितने भी टॉपिक्स सिलेबस में दिए हुए हैं सारे के सारे हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और लगभग हम लोग इसे पढ़ेंगे 4 से 5 घंटे में। ठीक है, तो 4 से 5 घंटे में हम लोग पूरी थ्योरी कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल, जो कि हम लगाएंगे अपने मेनली RK जैन और RH खुरमी में से। और टेस्ट सीरीज दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए आप डेफिनेटली, मैं होप कर रहा हूं कि इसके लिए रजिस्टर जरूर कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि कितने लोग वाकई में इंटरेस्टेड हैं टेस्ट सीरीज के लिए। तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाके रजिस्टर कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे CBT 1 के लिए मेनली फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ऑलराइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये जो हमारा है टॉपिक वेल्डिंग। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले जो नीचे लाल बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तो आप तक वो सबसे पहले पहुंचाया जा सके। तो देखिए, हमारे मैन्युफैक्चरिंग में मेनली 3 टाइप्स के प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग, तो यहां पर हमारे मेनली 3 प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो एक होता है हमारा पॉजिटिव मास प्रोसेस, एक होता है हमारा पॉजिटिव मास प्रोसेस। तो पॉजिटिव मास प्रोसेस कौन सा होगा? पॉजिटिव मास प्रोसेस हमारा होगा डेल्टा M इज ग्रेटर देन 0। मतलब यहां पर कुछ मास में एडिशन होगा हमारी प्रोसेस के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कह दें एक तरीके की वेल्डिंग जो है हमारा, कुछ केसेस में ये पॉजिटिव मास प्रोसेस है। इट इज अ पॉजिटिव मास प्रोसेस इन वन कंडीशन। कब होगा? व्हेन फिलर मटेरियल इज यूज्ड। यहां पे जब व्हेन फिलर मटेरियल इज यूज्ड, ठीक है, फिलर मटेरियल को जब हम लोग यूज करेंगे, then what will happen is the final mass of the component will be increased। ठीक है, because यहाँ पर we will be joining 2 individual components, 2 individual components हम लोग यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फाइनल मास हैज इंक्रीज्ड। और डेफिनेट सी बात है, अगर फिलर मटेरियल नहीं भी यूज कर रहे हैं तो भी हमारा फाइनल मास तो इंक्रीज होना ही है। लेकिन यहाँ पर एक फिलर मटेरियल हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है, तो फिलर मटेरियल का भी एक मास कुछ होगा, थोड़ा बहुत वो ऐड हो जाएगा। एक हो गया हमारा पॉजिटिव मास प्रोसेस, एक है मेरा नेगेटिव मास प्रोसेस, एक है मेरा नेगेटिव मास प्रोसेस। ऑलराइट, तो नेगेटिव मास में क्या होगा? डेल्टा M इज लेस देन 0। तो डेल्टा M इज लेस देन 0 सिंपली मीन्स दैट देयर विल बी सर्टेन रिमूवल। कुछ ना कुछ हम लोग रिमूव करेंगे अपने ऑब्जेक्ट में से। जो फाइनली हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसे हमने बनाया है, उसमें से हम लोग को कुछ फिनिशिंग करनी पड़ेगी। और क्यों करनी पड़ेगी? हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट हमें मिला हो वो उस डायमेंशन का ना हो या उस डिजायर्ड शेप का ना हो कि जो हमें एग्जैक्टली चाहिए। तो वहां से हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बहुत मेटल रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां पर कौन कौन सी प्रोसेस हो गई? मशीनिंग, ठीक है, ग्राइंडिंग, ऑलराइट, मिलिंग। ये सारी प्रोसेसेस कैसी हो गई? दीज आर नेगेटिव मास प्रोसेस। मतलब देयर विल बी अ डिक्रीमेंट इन द मास। यहां पर कुछ मास में डिक्रीमेंट होगा हमारा। ठीक है, थर्ड टाइप की प्रोसेसेस क्या होती हैं हमारी? होती है न्यूट्रल। थर्ड टाइप की प्रोसेस होती है न्यूट्रल प्रोसेसेस, जहां पर डेल्टा M इज इक्वल्स टू 0। मतलब देयर विल बी नो चेंज इन द मास। यहां पर हमारे मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल कास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? कास्टिंग हो गया। तो हमने क्या किया? एक मोल्टन मेटल को जब हम लोग ने बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया, और डेफिनेट सी बात है वो मोल्टन फॉर्म में कन्वर्टेड है। ठीक है, उसको हीट किया, हीट कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया। ठीक है, उसको हम लोग ने क्या किया? एक मोल्ड कैविटी में ट्रांसफर कर दिया। तो जितना मेटल हमने लिया था उतना ही जब वो सॉलिडिफाई होगा, मास दोनों का क्या होगा? सेम होगा। तो वहां पर क्या है? देयर इज नो चेंज इन द मास। ऑलराइट, देयर इज नो चेंज इन द मास। एंड सच टाइप ऑफ प्रोसेस को यहां पर कैसे बोला गया? ये है कास्टिंग प्रोसेस। देयर विल बी नो चेंज इन द मास। तो ये हो गई हमारी न्यूट्रल प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस व्हिच हैव बीन डिफाइंड इन दी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो
अब हम मेनली बात करेंगे अपनी वेल्डिंग की, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा चैप्टर है, वी हैव टू स्टडी द वेल्डिंग. सो वेल्डिंग इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ अ फैब्रिकेशन प्रोसेस. इट इज अ टाइप ऑफ fabrication process. It is a type of fabrication process. All right, it is a type of fabrication process जहां पर क्या होगा, where we are obtaining permanent joints, where we are obtaining permanent joints. तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, permanent joints are formed. यहां here permanent joints are formed. All right, permanent joints are formed. सो परमानेंट जॉइंट्स क्या होंगे, उन्हें इजिली आप ब्रेक नहीं कर सकते, दे वोंट बी ब्रोकन इजिली. सो इन केस ऑफ वेल्डिंग वी आर ऑब्टेनिंग परमानेंट जॉइंट्स. ठीक है, और दे विल बी इनसेपरेबल, दे विल बी इनसेपरेबल. ऑलराइट, परमानेंट जॉइंट्स विल बी इनसेपरेबल एंड देयर आर सर्टेन जॉइंट्स लाइक टेम्पररी जॉइंट्स, टेम्पररी जॉइंट्स. सो टेम्पररी जॉइंट्स कौन कौन से हो गए हमारे, एग्जाम्पल ऑफ टेम्पररी जॉइंट्स विल बी रिवेट्स, नट्स, बोल्ट्स. तो यहां आ जाएंगे हमारे रिवेट्स, ऑलराइट, नट्स एंड बोल्ट्स. ठीक है, एग्जाम्पल विल बी रिवेट्स, नट्स, बोल्ट्स एंड दे कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड. ऑलराइट, so these are called as the temporary joints. और वेल्डिंग से जो जॉइंट हमें फॉर्म होंगे that will be called as the permanent joints. all right, that will be called as the permanent joint. Now what is the actual definition of welding? What is the actual definition of welding? definition क्या है वेल्डिंग की, तो हम डिफाइन करते हैं, it is a process in which we join two similar or dissimilar materials. तो यहां क्या लिखेंगे, joining of two similar or dissimilar objects. मेनली क्या होता है, मेटल्स की बात करते हैं. ठीक है, लेकिन एक केस देखेंगे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, वहां पर हम लोग एक मेटल और नॉन मेटल को या मेटल और सिरामिक को भी ज्वाइन करते हैं. ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ टू सिमिलर और डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स और मेटल्स. तो यहां पर क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. हीट को यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते, मतलब हीट अप्लाई भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते. प्रेशर, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. फिर क्या है, फिलर मटेरियल, फिलर मटेरियल अप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल्स या मेटल्स with or without the application of heat, with or without the application of pressure and with or without the application of filler material. ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग. तो यहां पर नोट पॉइंट्स क्या है, हीट अप्लाई करी भी जा सकती है, नहीं भी की जा सकती है. प्रेशर कैन बी अप्लाइड और नॉट, फिलर मटेरियल कैन बी यूज्ड और नॉट. तो दोस्तों इस वीडियो का मैं लाइक टारगेट रख रहा हूं एटलीस्ट 300 लाइक्स, और मुझे बिल्कुल आशा है कि आप लोग 300 लाइक्स को कंप्लीट कर देंगे और इसी तरीके से मोटिवेशन मिलता रहेगा और आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे लेक्चर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर आएंगे. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द ओवरऑल व्हाट इज हैपनिंग इन वेल्डिंग. वेल्डिंग में हो क्या रहा है, ये चीज हो गया हमारा. ठीक है, तो यहां पर हमारे कुछ नोट पॉइंट्स आएंगे अब. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस सर्टेन नोट पॉइंट्स. यहां पर कुछ नोट पॉइंट्स होंगे. ठीक है, तो नोट पॉइंट नंबर 1. सो फर्स्ट नोट पॉइंट इज जो हमारी वेल्डेड जॉइंट होगा. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डेड जॉइंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ बेस मटेरियल. ठीक है, तो यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डेड जॉइंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेटल. ऑलराइट, स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेटल. अब बेस मेटल क्या है, बेस मेटल वो मेटल है जिसको आपस में हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं. जैसे दो मेटल्स के पीसेस होंगे उनको हम लोग बोलते हैं बेस मेटल. ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर. तो सेकंड पॉइंट क्या है, हीट प्लस प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं
तो उसकी वजह से जो बॉन्डिंग होती है, द बॉन्डिंग विच इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर, इट इज टेकिंग प्लेस एट द एटॉमिक लेवल। तो यहां पर जो बॉन्डिंग हो जाती है वो हमारी एटॉमिक लेवल तक होती है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर एटॉमिक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, एटॉमिक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, ऑलराइट, ठीक है, हमारी एटॉमिक बॉन्डिंग यहां पर हो जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट ये है कि अगर इफ द थिकनेस ऑफ द बेस मेटल इज लेस देन 5 mm, ऑलराइट, then no filler material is used, then we will not use any filler material, alright. But if the thickness is greater than 5 mm, अगर हमारी thickness 5 mm से ज्यादा है तो यहां पर हम लोग filler material को use कर लेंगे, alright. So filler material is used in case when the thickness is greater than 5 mm, ठीक है, thickness जब greater than 5 mm हो जाएगी तो हम लोग अपना filler material यहां पर यूज कर लेंगे। Now we will discuss about some important terminologies, ठीक है, we will discuss about some important terms, ठीक है, we will discuss about some important terms in case of welding. So first term जो हमें करना है वो है weld pool, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ जो डिस्कस करना है दैट इज दी वेल्ड पूल। तो देखिए वेल्ड पूल क्या होता है सबसे पहले, ठीक है, वेल्ड, तो पूल से आप क्या समझते हैं, लाइक स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल में क्या होता है, वाटर होता है। तो वेल्ड पूल में क्या हो जाएगा, वेल्ड पूल में मेनली आपका होगा लिक्विड मेटल या मोल्टन मेटल जो होगा हमारा, जब हम हीट करेंगे तो कुछ पार्ट ऑफ द मेटल होगा, बेस मेटल, वो हमारा मेल्ट कर जाएगा, और जब वो मेल्ट करेगा तो वो क्या बना देगा, मोल्टन मेटल बना देगा। उसी मोल्टन मेटल का एक जो पूल है, एक एरिया है जहां पर वो कलेक्ट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज दी वेल्ड पूल, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज दी वेल्ड पूल। सो क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ लिक्विड मेटल, क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ लिक्विड मेटल विच विल undergo solidification, ठीक है, which will undergo solidification, which will ultimately solidify, that will be called as the weld pool, alright, that will be called as the weld pool. Next is weld bead, next is weld bead. So weld bead क्या होता है, ये वो मटेरियल है जो आपके वर्क पीस में ऐड किया जाएगा एक सिंगल पास में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मेरी वेल्डिंग टॉर्च है, मैं इस तरीके से ऐसे वेल्ड कर रहा हूं। सो इन अ सिंगल पास, एक सिंगल पास में कितना मटेरियल मैंने यहां पर इस पे ऐड कर दिया अपने वर्क पीस पे, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दैट विल बी कहला जाएगा वेल्ड बीड। सो अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपॉजिटेड इन अ सिंगल पास, एक सिंगल पास में कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपॉजिट किया, दैट विल बी कॉल्ड एज द वेल्ड बीड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रीएनफोर्समेंट। तो उसके लिए एक मैं डायग्राम बना दे रहा हूं यहां पर। जैसे मान लीजिए एक मेरी शीट ये हो गई, एक मेरी स्ट्रिप ये हो गई, और दूसरा ये हो गया, ऑलराइट, ये है गया, एक स्ट्रिप ये है, दूसरी स्ट्रिप हरी ये है, और इसमें हमने क्या किया है, यहां पर इस तरीके से मेरा ये, यहां पर मैंने अपना मटेरियल जो है वो डाला है। तो ये है मेरा मोल्टन मटेरियल जो मेरा सॉलिडिफाई कर जाएगा। दिस इज नथिंग बट दी सॉलिडिफाइड मोल्टन मटेरियल, ऑलराइट, दिस इज नथिंग बट दी सॉलिडिफाइड मोल्टन मटेरियल। सो इसको हम लोग बोल देते हैं, जो पोर्शन हमारा ऊपर निकला हुआ है, ये जो कॉन्केव सा पोर्शन है, ये जो कॉन्वेक्स पोर्शन जो है हमारा, इसको हम लोग बोल देते हैं रीएनफोर्समेंट। दिस इज कॉल्ड एज रीएनफोर्समेंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज दी रीएनफोर्समेंट हो गया मेरा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रीएनफोर्समेंट, ऑलराइट। तो थोड़ा एक्चुअली क्या है कि इसकी थिकनेस ज्यादा होगी, शीट्स की थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है, और ये पूरा ठीक है। तो क्या होगा कि कुछ डेप्थ तक ये पेनिट्रेट कर पाएगा, ठीक है, कुछ डेप्थ तक ये हमारा इस तरीके से होगा, प्रोट्रूडिंग थोड़ा, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, यहां ज्वाइंट बना। तो ये तो है हमारी थिकनेस ऑफ द शीट, ठीक है, ये हो गया हमारा थिकनेस ऑफ द शीट,
ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो कॉन्वेक्स पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द रीएनफोर्समेंट, दिस इज कॉल्ड एज द रीएनफोर्समेंट। और ये जितना अंदर पार्ट है, ठीक है, तो ये जो अंदर पार्ट है हमारा, दिस इज कॉल्ड एज द पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन मतलब कितना आपके लिक्विड मेटल ने अंदर तक पेनेट्रेट किया है, दिस विल बी कॉल्ड एज द पेनेट्रेशन। ऑलराइट, तो रीएनफोर्समेंट क्या हो गया? रीएनफोर्समेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द पार्ट प्रोजेक्टेड ओवर एंड अबव द सरफेस। तो ये जितना हमारा पार्ट है जो सरफेस के ऊपर निकला हुआ है, प्रोजेक्टेड अबव द सरफेस, तो यहां लिख देता हूं प्रोजेक्टेड ओवर एंड अबव द सरफेस, ठीक है, प्रोजेक्टेड ओवर एंड अबव द सरफेस, दिस विल बी कॉल्ड एज द रीएनफोर्समेंट। ठीक है, आई होप की वीडियो क्वालिटी आज सही आ रही होगी। रीएनफोर्समेंट इसे हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए पेनेट्रेशन। नेक्स्ट टर्म इज पेनेट्रेशन। तो पेनेट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? पेनेट्रेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मटेरियल विच हैज पेनेट्रेटेड इनटू द बेस मेटल। तो कितना मटेरियल हमारा बेस मेटल में पेनेट्रेट कर चुका है, दैट विल बी कॉल्ड एज द पेनेट्रेशन। और यही है मेरा क्या? दिस इज नथिंग बट द बेस मेटल। ठीक है, ये है मेरा बेस मेटल, और कितना मटेरियल मेरा बेस मेटल के अंदर तक पेनेट्रेट कर चुका है, उसी का हम लोग बोल देंगे पेनेट्रेशन। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज पेनेट्रेशन। नेक्स्ट है यहां पर वेल्ड डिपोजिशन रेट, है हमारा वेल्ड डिपोजिशन रेट। ठीक है, हमारा है वेल्ड डिपोजिशन रेट। तो वेल्ड डिपोजिशन रेट का मतलब क्या है? कितनी रेट से, कितना तेजी से हमारा जो मोल्टन मेटल है वो हमारे वर्कपीस पर डिपॉजिट किया जा रहा है। द अमाउंट ऑफ मटेरियल एडेड इनटू द बेस मेटल पर यूनिट टाइम। तो इसकी बात करें तो पर यूनिट टाइम में हाउ मच अमाउंट ऑफ लिक्विड मेटल इज बीइंग एडेड ऑन द वर्कपीस, दैट विल बी कॉल्ड एज द वेल्ड डिपोजिशन रेट। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं वेल्ड डिपोजिशन रेट। और वेल्ड डिपोजिशन रेट जनरली किस में एक्सप्रेस करेंगे? इसे करते हैं केजी पर आर में। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन केजी पर आर। तो इसको हम लोग कर लेते हैं केजी पर आर में एक्सप्रेस। ऑलराइट, तो नेक्स्ट यहां पर देखेंगे हम लोग एक और टर्म है रूट गैप। ऑलराइट, नेक्स्ट टर्म इज द रूट गैप। तो रूट गैप का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जो हमारे मटेरियल्स थे, जो हमारे पीसेस थे, तो ज्वाइन करने से पहले उनके बीच में कितना डिस्टेंस था, उसी को हम लोग क्या कह देंगे? रूट गैप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द रूट गैप। इसका डायग्राम मैं बना दे रहा हूं। तो आई होप कि वीडियो क्वालिटी भी सही आ रही होगी। आज मैंने काफी इस पे मेहनत करी है, तो एक बार आप लोग बता दीजिए कि हाउ इज द वीडियो क्वालिटी टुडे एंड हाउ इज द लेक्चर गोइंग ऑन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द रूट गैप। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड एज द रूट गैप। तो ज्वाइन होने से पहले, वेल्ड होने से पहले हमारे दो पीसेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना गैप है, दैट इज कॉल्ड एज द रूट गैप। ठीक है, और रूट गैप मेनली हमारा किस पे डिपेंड करता है? थिकनेस पे डिपेंड करता है। देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द लैंड। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड एज द लैंड, एंड रूट गैप एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन थिकनेस, डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस। ठीक है, ये हमारे थिकनेस पे डिपेंड कर जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वेल्डेबिलिटी। नेक्स्ट टर्म है वेल्डेबिलिटी। वेल्ड एबिलिटी मतलब वेल्ड होने की एबिलिटी। कोई मटेरियल कितनी आसानी से वेल्ड हो जा रहा है, उसको कहेंगे उसकी वेल्डेबिलिटी बहुत अच्छी है, इट हैज अ गुड वेल्डेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल माइल्ड स्टील। लेकिन देर आर सर्टन मटेरियल्स विच कैन नॉट बी इजिली वेल्डेड। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को वेल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो वेल्डेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू गेट वेल्डेड। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एबिलिटी टू गेट वेल्डेड, ability of a material to get welded and form a permanent joint. Alright, and form a permanent। तो
कितनी आसानी से वो मटेरियल हमारा वेल्ड हो जा रहा है और वो एक परमानेंट जॉइंट फॉर्म कर लेगा, इसी को कहेंगे हम लोग वेल्डेबिलिटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वेल्डेबिलिटी। और वेल्डेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? पहला मेल्टिंग पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सेकेंडली इट डिपेंड्स अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी, इट डिपेंड्स अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन थर्मल एक्सपेंशन, इट डिपेंड्स अपॉन थर्मल एक्सपेंशन मतलब अल्फा। ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सरफेस कंडीशंस। ठीक है, सरफेस कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, सरफेस कंडीशंस। और किस पे डिपेंड करता है? माइक्रो स्ट्रक्चर, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द माइक्रो स्ट्रक्चर। सो वेल्डेबिलिटी हमारे कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट वी विल लुक एट द एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। देखिए, जब भी हम किसी प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, हमारे को कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? उसकी कॉस्ट कम हो। ठीक है, अब कॉस्ट में दो चीजें आ जाती हैं, एक तो होती है लेबर कॉस्ट और एक होती है हमारी इक्विपमेंट कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट। सो इक्विपमेंट कॉस्ट शुड बी लेस एंड लेबर कॉस्ट शुड ऑल्सो बी लेस। तो सबसे पहला यहां पर एडवांटेज क्या है? इकोनॉमिकल एंड फास्टर प्रोसेस। ये क्या है हमारा? इकोनॉमिकल एंड फास्टर प्रोसेस। ठीक है, इकोनॉमिकल एंड फास्टर प्रोसेस। पहली बात तो इकोनॉमिकल है और फास्टर है। दूसरा क्या है? इससे जो जॉइंट बनेंगे आपके, द जॉइंट्स विच आर फॉर्म्ड रियली हैव वेरी गुड स्ट्रेंथ। तो क्या लिखेंगे? गुड स्ट्रेंथ परमानेंट जॉइंट्स, गुड स्ट्रेंथ परमानेंट जॉइंट्स आर फॉर्म। ठीक है, गुड स्ट्रेंथ परमानेंट जॉइंट्स आर फॉर्म्ड। अगर हमने सारे पैरामीटर्स को बहुत केयरफुली कंट्रोल कर लिया, बहुत केयरफुली प्रोसेस को कैरी आउट कर लिया, तो वेरी गुड स्ट्रेंथ जॉइंट्स विल बी फॉर्म्ड ऑन वेरी केयरफुल कंट्रोल ऑफ द पैरामीटर्स। ऑलराइट, थर्ड क्या एडवांटेज यहां पर? थर्ड एडवांटेज है हमारा इक्विपमेंट कॉस्ट इज नॉट हाई। तो ये जो हमारी इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट कॉस्ट इज नॉट दैट हाई, बहुत ज्यादा नहीं होती इक्विपमेंट की कॉस्ट हमारी। ऑलराइट, ये भी एक एडवांटेज हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया हमारे यहां पर? इट कैन बी मैकेनाइज्ड। ठीक है, तो ये इसको मशीन के द्वारा भी किया जा सकता है। तो इट कैन बी मैकेनाइज्ड। ठीक है, मशीन से भी कर सकते हैं। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ मशीन ऑल्सो एंड इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द मैन ऑल्सो। तो मैन भी यूज कर सकता है, मैन भी कर सकता है यहाँ पे, और मशीन भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू लिमिटेशंस ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से प्लीज मैच विद द सिलेबस। हम लोग सिलेबस के हिसाब से ही सारी चीजें कवर करेंगे। नाउ वी हैव लिमिटेशंस ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट कैन बी द लिमिटेशन? सबसे पहला लिमिटेशन हमारा है, ठीक है, इसमें रेसिडुअल स्ट्रेसेस आ जाती हैं। क्योंकि आपने जब वेल्डिंग किया तो हो सकता है कि हमारे जो पार्ट्स हो उसमें हमारी एक रेसिडुअल स्ट्रेस आ जाए। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कि हमारे पार्ट में रेसिडुअल स्ट्रेसेस आ जाए। ठीक, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे रेसिडुअल स्ट्रेसेस। और रेसिडुअल स्ट्रेसेस को अगर हमने रिमूव नहीं किया देन इट मे लीव इन द क्रैकिंग ऑफ मटेरियल। उसकी वजह से हमारा क्रैक भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? सबसे पहले रेसिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? हीट ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। हीट ट्रीटमेंट इज जनरली नेसेसरी। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नाउ इन केस ऑफ हीट ट्रीटमेंट वी हैव टू ऑप्शंस। वी हैव टू ऑप्शंस इन केस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। फर्स्ट इज प्री हीटिंग। ऑलराइट, वेल्ड करने से पहले दोनों पार्ट्स को हीट करें, एंड पोस्ट हीटिंग। ऑलराइट, प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग। पोस्ट हीटिंग मतलब आफ्टर द वेल्डिंग हैज टेकन प्लेस हम लोग हीट कर देंगे, और बिफोर द वेल्डिंग इज टेकिंग प्लेस फिर हम लोग हीट कर देंगे। तो ये हो गया पोस्ट और प्री हीटिंग करनी पड़ सकती है। तीसरा क्या है? स्किल्ड ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड। अगर आप मैनुअली करा रहे हैं, स्किल्ड ऑपरेटर इज नीडेड। ऑलराइट, वी रिक्वायर अ स्किल्ड ऑपरेटर। यहां पे हमें स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। और फोर्थ देखिए,
जो पार्ट्स को हम लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, द पार्ट्स विच आर टू बी वेल्डेड, उसको हम लोग को फर्मली होल्ड कराना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर्स. ऑलराइट, तो जिग्स एंड फिक्सचर्स की मदद से वी हैव टू होल्ड द वेल्डिंग पार्ट्स टुगेदर. सो जिग्स एंड फिक्सचर्स are used to hold the parts together. All right, so whatever the parts are to be welded together, they must be held by means of jigs and fixtures. ठीक है, we will be using jigs and fixtures. ठीक है, तो ये हो गया. तो jigs क्या होते हैं और fixtures क्या होते हैं? Fixtures are mainly holding devices. मैं लिख देता हूं यहां पर फिक्सचर्स. तो फिक्सचर्स में एक वर्ड आ रहा है फिक्स. फिक्स मतलब क्या करेगा? वो होल्ड कर लेगा. फिक्सचर्स आर मेनली होल्डिंग डिवाइसेस, मेनली होल्डिंग डिवाइसेस. वेर एज हमारा जो जिग्स होता है, जिग्स क्या होता है? हमारा होल्डिंग डिवाइस भी होता है और हमारा गाइडिंग डिवाइस भी होता है. ठीक है, इट इज एक्टिंग एज बोथ गाइडिंग एज वेल एज होल्डिंग डिवाइस. ठीक है, तो ये हमारे टूल को गाइड भी करेगा और हमारे वर्कपीस को होल्ड भी करेगा. तो इसमें क्या लिखेंगे? होल्डिंग प्लस गाइडिंग, होल्डिंग प्लस गाइडिंग डिवाइस. ठीक है, तो अब भाई जिग्स और फिक्सचर भी लगाने पड़ गए तो सीधी सी बात है, कॉस्ट आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी. ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी यहां पर हमें बढ़ जाएगी. फिर लास्ट देखिए यहां पर डिसएडवांटेज क्या है? बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वो, Whenever welding is taking place, ठीक है, जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो हार्मफुल रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं. हार्मफुल रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड. ऑलराइट, हार्मफुल रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड. हार्मफुल रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड. ऑलराइट, हार्मफुल रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं वेल्डिंग से. देखा होगा आपने, जो वेल्डर लोग होते हैं वो काला चश्मा लगा लेते हैं. ठीक है, या फिर वो एक ऐसा मास्क पकड़े रहते हैं, उसमें एक काला सा चश्मा लगा रहता है, काला सा ग्लास लगा रहता है, क्योंकि डायरेक्टली नहीं देखना है. देख लेंगे तो आंखों में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा आपकी. ठीक है, तो हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं, स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, स्पैटर निकलता है. स्पैटर मीन्स चिंगारी. ठीक है, दिस इज चिंगारियां निकलती हैं, स्पैटर निकलता है, छितराता है बिल्कुल इधर से उधर. ठीक है, और क्या निकल, ये हो गया हमारा ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑपरेशंस. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ सेफ्टी ग्लव्स पहनने पड़ेंगे. ठीक है, ग्लव्स पहनने पड़ेंगे. उसके बाद कुछ सेफ्टी डिवाइसेस यूज करने पड़ेंगे, मास्क यूज करना पड़ेगा कि स्मोक मुंह में ना चला जाए. तो ये सारे हो गए हमारे वेल्डिंग के डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस. ठीक है, तो एक यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजीज छूट गई थी तो उनको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं. एक है यहां पर बीड. ठीक है, वेल्ड बीड. तो बीड का मतलब क्या होता है? बीड का मतलब होता है कि आपका जो मेटल ऐड हुआ है ड्यूरिंग सिंगल पास. मान लीजिए हम वेल्डिंग कर रहे हैं और एक सिंगल पास में कितना अमाउंट ऑफ मेटल यहां पर डिपॉजिट हो गया, दैट विल बी कॉल्ड एज बीड. तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, मेटल डिपॉजिटेड इन अ सिंगल पास. ठीक है, एक सिंगल पास में कितना मेटल डिपॉजिट हुआ, दैट विल बी कॉल्ड एज दी बीड. ठीक है, एक होता है वेल्ड फेस, एक होता है वेल्ड मेटल. एक है यहां पर टर्मिनोलॉजी वेल्ड फेस. तो वेल्ड फेस क्या है? वेल्ड फेस हमारा वो सरफेस है जो कि आपका एक्सपोज्ड है. ठीक है, एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द वेल्ड. दिस इज नथिंग बट द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ वेल्ड. ठीक है, जो ऊपर वाला सरफेस है जो हमारा एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर से, दैट विल बी कॉल्ड एज दी वेल्ड फेस. नेक्स्ट देखिए यहां पर वेल्ड मेटल. ठीक है, वेल्ड मेटल क्या है? जो मेटल हमारा सॉलिडिफाई हो गया है जॉइंट में, दैट विल बी कॉल्ड एज दी वेल्ड मेटल. ऑलराइट, तो वेल्ड मेटल. तो वेल्ड मेटल इज वन विच हैज सॉलिडिफाइड इन द वेल्डिंग एंड हैज फॉर्म्ड अ जॉइंट. सो यहां क्या लिखेंगे? which has been solidified and formed थोड़ा ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए. एंड हैज फॉर्म्ड द जॉइंट, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? वेल्ड मेटल बोल देंगे. ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज दी वेल्ड मेटल.
और अगर हम लोग फिलर मटेरियल यूज नहीं कर रहे हैं, इफ वी आर नॉट यूजिंग द फिलर मटेरियल, तो ये जो वेल्ड मेटल है दिस विल बी सेम एज दैट ऑफ द बेस मेटल। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इफ फिलर मटेरियल इज नॉट यूज्ड, ऑलराइट, इफ फिलर मटेरियल इज नॉट यूज्ड, if filler material is not used, then weld metal is same as base metal, क्योंकि उस केस में तो बेस मेटल ही तो होगा, वही मेल्ट करेगा और बेस मेटल ही मेल्ट करके वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो ठीक है, तो अगर फिलर मटेरियल नहीं यूज करेंगे तो हमारा वेल्ड मेटल इज सेम एज दी बेस मेटल, लेकिन अगर हम लोग फिलर मटेरियल यूज कर रहे हैं तो हमारा वेल्ड मेटल विल बी डिफरेंट। ठीक है, वेल्ड मेटल हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज वेल्ड पास, ऑलराइट, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज वेल्ड पास। तो ये क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ द वेल्डिंग टॉर्च। ठीक है, इट इज द मूवमेंट ऑफ द वेल्डिंग टॉर्च की, या फिर कहें इलेक्ट्रोड की। ठीक है, इट इज द मूवमेंट ऑफ वेल्डिंग टॉर्च और इलेक्ट्रोड इन अ सिंगल स्ट्रोक। ठीक है, एक सिंगल स्ट्रोक में हमारा कितना वेल्डिंग इलेक्ट्रोड या टॉर्च मूव कर रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एज द वेल्ड पास। तो इसे क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ टॉर्च, वेल्डिंग टॉर्च हो गया, और इलेक्ट्रोड इन अ सिंगल स्ट्रोक। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज दी वेल्ड पास। ठीक है, और हम लोग का हर लेक्चर लगभग 1 घंटे का हुआ करेगा और डेली चलेगा, हर डेली 1 घंटे का आपको लेक्चर मिलेगा हमारे चैनल की तरफ से। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज दी वेल्ड पास, दिस इज कॉल्ड एज दी वेल्ड पास। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट दी वेल्डिंग क्लासिफिकेशन, और आई होप की वीडियो क्वालिटी सही आ रही होगी। बहुत ज्यादा इस पे हम लोग ने वर्कआउट किया है, हाउ टू इंप्रूव द वीडियो क्वालिटी, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए और तब जाकर थोड़ा सा सुधरा है मामला। ठीक है, तो वी विल हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, यहां पर हम लोग वेल्डिंग को क्लासिफाई करेंगे। वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन एक्चुअली 3 स्टेट्स में किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड लिक्विड। ऑलराइट, we have 3 main classification, that is the solid state, we have the liquid state, and we have solid liquid, मतलब दोनों के बीच का कुछ ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो यहां पर सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोजेनस वेल्डिंग। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोजेनस। ऑटोजेनस वेल्डिंग का मतलब होता है यहां पर हमें कोई भी फिलर मटेरियल यूज नहीं करना पड़ेगा, नो फिलर मटेरियल इज यूज। ये यहां क्या लिख दीजिए, नो फिलर मटेरियल इज यूज्ड। ठीक, और प्लीज आप लोग साथ में ही नोट्स बनाते चलिए, डोंट एक्सपेक्ट मी टू प्रोवाइड एनी पीडीएफ। वो उन लोग को दिया जाएगा जो बहुत आलसी हैं और नोट्स नहीं बना सकते, और वो भी फ्री में नहीं मिलने वाला है, आपको पता है। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते चलिए, बहुत आराम से हम लोग सिलेबस करेंगे, पूरा सिलेबस यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं, तो बहुत तेज में लिख भी नहीं रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी फिलर मटेरियल यूज नहीं करेंगे। ये मेनली 4 टाइप्स के होगा। ठीक है, ये मेनली हमारी 4 टाइप्स की होगी। एक होती है कोल्ड, एक होती है फोर्ज, एक होती है फ्रिक्शन, कोल्ड, फोर्ज, फ्रिक्शन एंड डिफ्यूजन। ठीक है, कोल्ड, फोर्ज, फ्रिक्शन एंड डिफ्यूजन, ये 4 टाइप्स की मेनली हमारी यहाँ पर सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है। यहां पर हम लोग कोई भी जनरली फिलर मटेरियल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिलर मटेरियल का यूज हम लोग यहां पर नहीं करेंगे। अब आती है हमारी लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। तो लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में मेनली क्या होगा, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में फ्यूजन ऑफ वन मटेरियल इज टेकिंग प्लेस। एक कोई मटेरियल है जो हमारा हीट करने से क्या हो जा रहा है, मेल्ट कर जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूजन वेल्डिंग। ऑलराइट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी फ्यूजन वेल्डिंग, या ऐसे होमोजीनियस वेल्डिंग भी बोल दिया जाता है, होमोजीनियस वेल्डिंग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज होमोजीनियस वेल्डिंग। सो फ्यूजन या फिर होमोजीनियस वेल्डिंग में फिर हमारा क्लासिफिकेशन है 3 पार्ट्स में। ठीक है, 3 पार्ट्स में हमारा क्लासिफिकेशन है।
आर्क वेल्डिंग, केमिकल रिएक्शन और रेजिस्टेंस, ठीक है। इट इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, आर्क वेल्डिंग, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, आर्क होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और क्या हमारा, और है हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग, और है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फ्यूजन या लिक्विड वेल्डिंग का मतलब है यहां पर कुछ ना कुछ मेल्ट जरूर होगा, यहां पर हमारा कोई मेटल अंडरगोज मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है, मेल्टिंग और फ्यूजन हो जाएगा यहां पर, ठीक है। फिर आर्क में फिर 3 टाइप्स के होते हैं, आर्क में फिर क्लासिफिकेशन है, आर्क में हमारा फिर क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। ये होता है हमारा फ्लक्स कॉर्ड, ठीक है, फ्लक्स कॉर्ड, ठीक है। फिर हमारा होता है शील्डेड मेटल आर्क, शील्डेड मेटल आर्क। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्क क्या होती है। जब देखिए, जब हमने किसी 2 इलेक्ट्रोड्स, मतलब एक हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, जब हम दोनों को टच कराएंगे, दोनों हमारे पावर सोर्स से कनेक्टेड हैं, दोनों को हमने टच कराया, थोड़ा सा इनको सेपरेट कर दिया, टच कराने के बाद बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं और दोनों को सेपरेट कर दिया, तो लगभग कितना डिस्टेंस है, 2 से 4 mm। If the distance between these 2 electrodes is 2 to 4 mm, then there will be a generation of arc। इनके बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, आर्क, ठीक है। तो वो कैसे जनरेट होगा, जब हम बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे। तो शील्डेड मेटल आर्क मतलब जो हमारी आर्क होगी, इट विल बी शील्डेड बाय अ शील्डिंग गैस या शील्डिंग एनवायरमेंट में उसे रखा जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा शील्डेड मेटल आर्क, ठीक है। इसमें भी मेरे फ्लक्स कोड में 2 आते हैं, एसी और देसी, एसी और डीसी 2 आ जाएंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज करके या डायरेक्ट करंट को यूज करके, ठीक है। अब शील्डेड मेटल आर्क में भी मेरे 2 आ जाते हैं, एक होता है टिग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, और दूसरा होता है मिग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टिग आता है और मिग आता है। फिर शील्डेड मेटल आर्क के बाद मेरा तीसरा क्या है, सबमर्ज्ड आर्क। तीसरा मेरा क्या है, सबमर्ज्ड आर्क। देखिए सबमर्ज्ड का मतलब है आर्क विल बी सबमर्ज्ड इनसाइड अनदर मटेरियल, एक मटेरियल के अंदर हम आर्क को सबमर्ज कर देंगे, ठीक है। तो एक तरीके से क्या, उसको प्रोटेक्शन भी मिलता रहेगा और एक अच्छी टेक्निक है। यहां पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को। तो हमारे जो एलपीजी सिलेंडर जब प्रेशर वेसल्स का फैब्रिकेशन होता है, उन्हें जोड़ा जाता है, वो मेनली हमारा यूज होता है वहां पर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। फिर देखिए यहां पर केमिकल रिएक्शन में होता है गैस वेल्डिंग और थर्माइट वेल्डिंग। यहां वी हैव गैस वेल्डिंग एंड वी हैव थर्माइट वेल्डिंग, ठीक है। गैस वेल्डिंग एंड थर्माइट वेल्डिंग 2 हो गए यहां पे। फिर नेक्स्ट देखिए यहां पर हमारा सॉलिड लिक्विड में क्या होगा, इसको हम लोग बोल देते हैं हेटेरोजेनस वेल्डिंग। इसको हम लोग बोल देंगे हेटेरोजेनस वेल्डिंग। और हेटेरोजेनस वेल्डिंग का मतलब क्या है, फिलर मटेरियल विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू द बेस मेटल। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, फिलर मटेरियल is different as compared to base metal, ठीक है, as compared to base metal। बेस मेटल के कंपैरिजन में हमारा जो फिलर मटेरियल होगा वो दूसरा होगा, ठीक है, उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। मतलब मान लीजिए अगर X है मेरा बेस मेटल, तो फिलर मटेरियल कुछ भी होगा लेकिन X नहीं हो सकता। यहां पर आएंगे सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, सारी प्रोसेसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक है सोल्डरिंग, एक है ब्रेजिंग, एक है मेरा एडहेसिव बॉन्डिंग, ठीक है। वन इज सोल्डरिंग, अनदर वन इज ब्रेजिंग, और एक है एडहेसिव बॉन्डिंग, ठीक है, एडहेसिव बॉन्डिंग। एडहेसिव बॉन्डिंग जैसे फेविकॉल होता है, उसको हम लोग एडहेसिव कहते हैं। एडहेशन का मतलब होता है चिपकना, ठीक है। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट विल बी कॉल्ड एज एडहेशन। तो यहां पर क्या हो गया हमारा, वी हैव सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, we have liquid state welding, we have solid liquid welding, this is called as heterogeneous। heterogeneous क्यों बोला, कि जो फिलर मटेरियल हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वो हमारे बेस मेटल से डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। लेकिन ऑटोजेनस वेल्डिंग में क्या होगा, हम लोग कोई भी फिलर मटेरियल यूज नहीं करेंगे। लिक्विड में क्या होगा, मेनली जब हम लोग हीट अप्लाई करेंगे, व्हेन वी विल सप्लाई हीट, देन सर्टेन
मतलब कुछ क्या होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ मटेरियल विल बी मेल्ट, ठीक है, वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद जब वो सॉलिडिफाई होगा तो वहां पर एक जॉइंट बना लेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन। ऑलराइट, ये हो गया मेरा वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद दी, आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आर्क वेल्डिंग, ठीक है, आर्क वेल्डिंग के साथ। तो आर्क वेल्डिंग के बारे में होता है, बहुत वाइडली यूज किया जाता है ये मेथड वेल्डिंग का। आर्क वेल्डिंग इज अ वेरी एक्सटेंसिवली यूज्ड मेथड। एक्सटेंसिवली मींस यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल पर हम लोग आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वी यूज दिस आर्क वेल्डिंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। तो स्टार्ट करते हैं आर्क वेल्डिंग के साथ। यहां पर आर्क वेल्डिंग, ठीक है। सबसे पहली बात तो बहुत वाइडली यूज होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही एक्सटेंसिवली हम लोग इसे यूज करेंगे। और यहां क्या करेंगे, हीट एनर्जी जो हमारी रिक्वायर्ड होगी वेल्डिंग के लिए, ठीक है, यहां पर जो हमारी हीट होती है विच इज रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग एक्शन इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द आर्क। हीट एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम द आर्क। हीट जो है हमारी वो आर्क से जनरेट होगी। अब आपको पता है, देखिए होगा क्या, there are actually two types of electrodes. One is called as the cathode, one is called as the anode, ठीक है। ये हमारा है इलेक्ट्रोड, this is nothing but the electrode, this is called as electrode, this is called as वर्कपीस, ठीक है। ये हमारा वर्कपीस है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है। तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस हैं, या तो हम इसको पॉजिटिव बना दें, इसको नेगेटिव बना दें, या फिर हम इसको नेगेटिव बना दें, इसको पॉजिटिव बना दें। पॉजिटिव वाला क्या कहलाएगा, एनोड। आइदर वी कैन मेक इलेक्ट्रोड एज एनोड और वर्कपीस एज कैथोड, और वी कैन मेक दिस एज कैथोड और दिस एज एनोड, ठीक है, ये हो जाता है। तो हम लोग करेंगे क्या यहां पर, वी विल कनेक्ट बोथ ऑफ दीज टू बाय यूजिंग अ पावर सोर्स। हम लोग यहां इसे एक पावर सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। वी विल कनेक्ट देम टू अ पावर सोर्स। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नेगेटिव बना दिया और इसको पॉजिटिव रखा है, मतलब दिस इज एक्टिंग एज कैथोड, ठीक है, दिस इज एक्टिंग एज कैथोड एंड दिस इज एक्टिंग एज एनोड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल टच दीज टू इलेक्ट्रोड्स टुगेदर, मतलब वर्कपीस और इलेक्ट्रोड को टच कराएंगे, ठीक है। टच कराने के बाद व्हाट वी विल डू इज आफ्टर टचिंग देम वी विल सेपरेट देम। अब इनको हम लोग क्या कर देंगे, वी विल सेपरेट देम, और सेपरेट कर देंगे। और कितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 mm। कितना मेंटेन करेंगे, 2 to 4 mm, ठीक है। 2 to 4 mm का गैप यहां पर मेंटेन करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे। उसके कारण क्या होगा, उसके कारण होगा ये कि यहां पर जो आपकी एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यहां पर जो बहुत छोटा सा गैप है, इसमें जो एयर पार्टिकल्स हैं दे विल अंडरगो आयोनाइजेशन, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, हमारे आयोनाइज हो जाएंगे, आयोनाइजेशन ऑफ एयर पार्टिकल्स, ठीक है। तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी वेरी हाई, ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई है उसके करस्पॉन्डिंग वी विल जनरेट एन आर्क, उससे मिलेगा हमें आर्क। दूसरा क्या, इफ करंट इज वेरी वेरी हाई, इफ करंट इज मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर आर टी के से क्या जनरेट होगी, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाएगी। यहाँ आर्क से तो हीट जनरेट हो ही रही है, लेकिन यहाँ पर आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए वी विल यूज अ वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलराइट, तो अब जब हम इन्हें सेपरेट कर देंगे, ठीक है, टच कराने के बाद सेपरेट कर दिया, तो यहाँ की जो एयर कॉलम है, एयर पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। और आयोनाइज होने के बाद क्या होगा, इसे कहते हैं हम आयोनाइज्ड कॉलम, ठीक है, आयोनाइज्ड कॉलम। और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई, ठीक है। आयोनाइज्ड कॉलम का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा, इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इट हैज
हाई रेजिस्टेंस। और यहां पर जो आपके पार्टिकल्स होंगे, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स अवेलेबल हो जाएंगे हमारे। हियर वी विल हैव large amount of ionizable particles। यहां पर हमारे पास क्या होंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ आयोनाइजेबल पार्टिकल्स होंगे, और वो क्या करेंगे, दे आर फ्री टू मूव। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, फ्री टू मूव, अवेलेबल फॉर फ्लो। लार्ज अमाउंट ऑफ आयोनाइजेबल पार्टिकल्स आर अवेलेबल टू फ्लो। ठीक है, ये हमारे फ्लो कर लेंगे आराम से। दे कैन फ्लो फ्रॉम आइदर दिस टू दिस और दिस टू दिस, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा पॉजिटिव क्या और नेगेटिव क्या है। तो हम लोग अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी को याद करें तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाते थे, नेगेटिव से पॉजिटिव में। तो मतलब नेगेटिव कौन सा है, ये, पॉजिटिव कौन सा है, ये। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेंगे, यहां से यहां। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स विल हैव वेरी वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। Electrons have very high kinetic energy, and when they will strike this workpiece, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी, हीट एनर्जी में बदल जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जहां पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड। तो पॉजिटिव टर्मिनल, वेरी लार्ज हीट विल बी जनरेटेड। तो यहां पर अगर ज्यादा हीट जनरेट होगी तो देयर विल बी अ मेल्टिंग। और मेल्टिंग किसकी ज्यादा होगी, वर्कपीस की या इलेक्ट्रोड की, बताइए। डेफिनेटली हमारे वर्कपीस की मेल्टिंग ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर ज्यादा हीट जनरेट हो रही है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड एट द वर्कपीस एंड लेसर अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड एट द इलेक्ट्रोड। तो अगर इलेक्ट्रोड पे हमारी हीट कम जनरेट हो रही है तो यहां इलेक्ट्रोड की मेल्टिंग नहीं होगी, देयर विल बी नो मेल्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड, एंड हेंस हम लोग कहेंगे यहां पर इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, वी हैव लेसर डिपोजिशन रेट। डिपोजिशन रेट तो कम हो जाएगा क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोड तो मेल्ट नहीं करेगा, लेकिन वी हैव मोर पेनिट्रेशन रेट। ठीक है, या मोर पेनिट्रेशन, क्यों, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड एट दी वर्कपीस एंड हेंस पेनिट्रेशन विल बी मोर। यहां पर पेनिट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमारा डिपोजिशन क्या हो जाएगा, यहां पर कम हो जाएगा। ठीक है, डिपोजिशन कम हो जाएगा और यहां पर पेनिट्रेशन काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा कॉलम बना है, दिस आयोनाइज्ड कॉलम ऑफ गैसेस, दिस आयोनाइज्ड कॉलम, इसको हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मा। इसी को हम लोग क्या कह देंगे, आयोनाइज्ड कॉलम को क्या कह देंगे, प्लाज्मा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज दी प्लाज्मा। तो यहां पर क्या है, आर्क को जनरेट करने के लिए सबसे पहली बात तो बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होगी। वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड टू जनरेट द आर्क। ठीक है, और अगर हमें डिपोजिशन मतलब हीटिंग बहुत ज्यादा बढ़ानी, बहुत ज्यादा हीट करना है, देन वी विल यूज द वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, क्योंकि I²RT क्या है, जूल्स लॉ। जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो करंट है वो काफी ज्यादा जनरेट हो जाएगा, तो उसकी वजह से हीटिंग भी बहुत तगड़ी जनरेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे, तो क्योंकि वी हैव अप्लाइड अ वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस काफी हाई अप्लाई किया है, तो उसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। दे विल हैव ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स विल स्ट्राइक द वर्कपीस, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। तो यही हो गया एनर्जी का कन्वर्जन। क्या कन्वर्जन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, हालांकि जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे दे विल कोलाइड विद द एयर पार्टिकल्स आल्सो। यहां पर जो हमारे एयर पार्टिकल्स हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स, दे विल कोलाइड विद दीज एयर पार्टिकल्स आल्सो। तो हो सकता है उनकी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी बीच में लॉस होगी। देयर विल बी अ सर्टेन लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे विल कोलाइड विद द एयर पार्टिकल्स और दी प्लाज्मा पार्टिकल्स। ठीक है, ये हो गया मान लीजिए। अब हम मान लेते हैं हमारे जो इलेक्ट्रोड है, नॉर्मली इलेक्ट्रोड किस शेप का होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, नॉर्मली हमारा इलेक्ट्रोड होता है सिलिंड्रिकल शेप का। इसका मान लीजिए डायमीटर d है।
फॉर एग्जाम्पल द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड इज d। ठीक है, नोट्स साथ में बनाते चलिए, चाहे आप शॉर्ट में बनाए चाहे आप लॉन्ग में बनाए, वो आपकी मर्जी है। तो कुछ पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करेंगे। जो हमारी आर्क लेंथ होनी चाहिए, ये हमारी जो आर्क लेंथ है वो लगभग कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 0.5 से लेके 1.1 d। ये है हमारी ऑप्टिमम आर्क लेंथ। ठीक है, तो d मान लीजिए आपका इलेक्ट्रोड का डायमीटर है, तो ऑप्टिमम आर्क लेंथ कितनी होगी, 0.5 से लेके 1.1 d। बहुत ज्यादा आर्क लेंथ हो गई, आर्क वैनिश हो जाएगी, बहुत छोटी हो गई, एक्सट्रीमेंटस कुछ ज्यादा ही हीट हो जाएगा। तो ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, तो होनी क्या चाहिए, ऑप्टिमम। हमें क्या चाहिए, ऑप्टिमम आर्क लेंथ चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फिर यहां पर देखिए क्या हो रहा है। अब भाई दिस इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, ये तो हमारा एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस भी आ जाएंगी, लाइक नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस भी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये गैसेस भी क्या कर सकती है, ये गैसेस भी हमारी प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएंगी। दे विल ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू प्लाज्मा, दे विल ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू प्लाज्मा। कौन कौन सी, एटमॉस्फेरिक गैसेस, दीज आर एटमॉस्फेरिक gases will be converted into plasma। ठीक है, अगर थर्ड पॉइंट, इफ दिस गैप इज टू मच, अगर ये हमारा गैप बहुत ज्यादा हो गया, आर्क विल बी एक्सटिंग्विश्ड। इफ गैप इज टू मच, ठीक है, आर्क वैनिशेस, आर्क हमारी वैनिश हो जाएगी, आर्क खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो गैप जो है हम लोग को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, गैप हम लोगों को यहां पर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें देखिए, हम लोग यहां पर मेनली क्या यूज करते हैं, डीसी आर्क वेल्डिंग यूज करेंगे। अगर हम लोगों को किसी एक चीज पर हीट को कंसंट्रेट कराना है, क्योंकि आपको पता है डीसी करंट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। सो इफ वी आर यूजिंग द डीसी करंट, वी विल हैव यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ हीट। इसके कारण क्या हो जाएगा, वी विल हैव कंसंट्रेशन ऑफ हीट आइदर ऑन इलेक्ट्रोड और वर्क पीस। ऑलराइट, अगर हमें पेनिट्रेशन ज्यादा चाहिए तो हम हीट को कहां पर कॉन्सेंट्रेट करा देंगे, वर्क पीस पर। और अगर हमें डिपोजिशन ज्यादा चाहिए तो हम लोग हीट को कहां कंसंट्रेट करा देंगे, इलेक्ट्रोड पर। इफ पेनिट्रेशन इज रिक्वायर्ड, वी विल हैव लार्जर अमाउंट ऑफ हीट एट वर्कपीस, एंड इफ deposition rate is required high, we will have large amount of heat on the electrode। ठीक है, so this is why we are using the DC current। ठीक है, तो अगर यहां पर देखिए क्या होगा, उल्टा कर दें, इफ द पोलैरिटीज आर रिवर्स्ड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मेड पॉजिटिव and this is made as negative terminal। all right, so what will happen, electrons will now move from here to here। all right, the movement of electrons will be from this to this terminal। तो होगा क्या, large amount of heat will be generated at electrode and lesser amount of heat हमारी generate हो जाएगी वर्कपीस पे। तो कह देते हैं, मान लीजिए total heat is H, so amount of heat which will be at electrode कितना हो जाएगा, 2/3H, और इस पर कितना हो जाएगी, 1/3H। तो जहां पर ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाएगी, यहां पर हमारी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है, तो देयर विल बी मोर डिपोजिशन। इन दिस केस देयर विल बी मोर डिपोजिशन, और यहां पर क्या हो जाएगी, कम हीट जनरेट हो जाएगी। तो ये याद रखें, जिसको भी पॉजिटिव टर्मिनल बनाएंगे वहां पर हीट ज्यादा जनरेट हो जाएगी। अब डिपेंड करता है आपको पेनिट्रेशन ज्यादा चाहिए या डिपोजिशन ज्यादा चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग यहां पर चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाए, इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी तो वो ज्यादा एनर्जी से स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, दे विल स्ट्राइक विद अ वेरी लार्ज और विद हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ज्यादा हीट जनरेट होती जाएगी। तो ये है हमारा, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपने अकॉर्डिंग लगाएं। ठीक है, और उससे हम लोग क्या कंट्रोल कर लेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को
अल्टीमेटली कंट्रोल करके हम लोग क्या कर लेंगे, हीटिंग, वहां पर हम लोग हीटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी आर्क वेल्डिंग, अब हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे डीसी आर्क वेल्डिंग। तो दो टाइप्स की डीसी आर्क वेल्डिंग होती है। ठीक है, वी विल मेनली डिस्कस अबाउट टू टाइप्स ऑफ डीसी आर्क वेल्डिंग। एक होती है हमारी स्ट्रेट पोलैरिटी, एक होती है हमारी रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, फर्स्ट इज स्ट्रेट पोलैरिटी, स्ट्रेट पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ये हमारा वर्कपीस है, दिस इज द इलेक्ट्रोड, दिस इज द वर्कपीस, सो दिस विल बी मेड नेगेटिव, दिस विल बी मेड पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और वर्कपीस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज DCEN, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। फुल फॉर्म क्या हो गया, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। तो जहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पर कितनी हीट जनरेट हो जाएगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाएगी, तो 2/3H, और यहां पर 1/3H। तो ज्यादा हीट हमारे वर्कपीस पे जनरेट हो रही है, तो यहां पर क्या ज्यादा मिलेगा, वी विल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, हियर वी विल हैव लार्ज पेनिट्रेशन, लार्ज पेनिट्रेशन। ठीक है, सेकंड है हमारी रिवर्स पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी। तो रिवर्स पोलैरिटी में क्या करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज द इलेक्ट्रोड। ठीक है, सो दिस वुड बी पॉजिटिव, दिस वुड बी नेगेटिव। तो जहां पॉजिटिव है वहां पर ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाएगी, यहां पर जाएगी 2/3H, यहां पर कितनी हो जाएगी 1/3H। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि ज्यादा हीट हमारी इलेक्ट्रोड पे जनरेट हो रही है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड एट द इलेक्ट्रोड, एंड देयरफॉर वी विल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डेपोजिशन। ठीक है, वी विल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डेपोजिशन, देयर विल बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेपोजिशन। ठीक है, यहां पर डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब बात आती है अगर हम लोग डीसी की जगह एसी वेल्डिंग यूज कर लें तो क्या होता रहेगा। ठीक है, डीसी की जगह अगर हम लोग एसी वेल्डिंग यहां पर यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ वी आर यूजिंग एसी दैट मीन्स द ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, अब आपको पता है ऑल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो होगा क्या, आधी साइकिल में यहां पर ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी, आधी साइकिल में यहां पर हीट जनरेट हो जाएगी। तो हम कहें क्योंकि कंटिन्यूअसली ऑल्टरनेटिंग करंट इज चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो यूनिफॉर्म हीट जनरेशन होगा हमारा कैथोड पर और एनोड पर। ठीक है, यूनिफॉर्म हीट जनरेट होगा। तो हम कह सकते हैं ये बड़ा डाउटफुल हो जाएगा, दिस विल बी अ वेरी डाउटफुल केस कि वेदर वी विल ऑब्टेन डिपोजिशन और वेदर वी विल ऑब्टेन पेनिट्रेशन। तो यहां से डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डीसी वेल्डिंग, डीसी सप्लाई। क्यों, सो दैट वी कैन हैव द कॉन्सेंट्रेटेड हीट ऑन आइदर इलेक्ट्रोड और वर्कपीस, ताकि हम लोग हीट को कॉन्सेंट्रेट करा सके या तो अपने इलेक्ट्रोड पर या तो अपने वर्कपीस पर। इसलिए हम लोग एसी नॉर्मली यहां पर यूज नहीं करते, वी डू नॉट यूज एसी। ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, डीसीईपी। डीसीईपी का मतलब है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये क्या हो गया, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। तो याद रखिए जहां पर पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव से पॉजिटिव पर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्ट्राइकिंग हियर विद अ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी एंड दे विल इम्पार्ट मैक्सिमम एनर्जी। वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी यहां पर इम्पार्ट कर देंगे, तो ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी, कितनी, 2/3H। ठीक है, और रिवर्स पोलैरिटी में क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड एट दी इलेक्ट्रोड, तो यहां पर क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेपोजिशन, और यहां पर क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ पेनिट्रेशन। ऑलराइट, हियर वी विल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ पेनिट्रेशन। और एसी हम लोग क्यों यूज नहीं करते, एसी हम लोग मेनली इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि
आपको पता है एसी करंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो देयर विल बी यूनिफॉर्म हीट जनरेशन एट इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। तो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस पे यूनिफॉर्म हीट जनरेशन हो जाएगा, तो हम बड़ा डाउटफुल हो जाएंगे कि हमें पेनिट्रेशन मिल पाएगा कि हमें डिपोजिशन मिल पाएगा। मान लीजिए हमें डिपोजिशन रेट ज्यादा चाहिए, तो वो एसी से तो पॉसिबल नहीं है, तो डीसी से ही पॉसिबल है। लेकिन डीसी को कैसे यूज करें, स्ट्रेट पे या रिवर्स में, कि हमें डिपोजिशन रेट ज्यादा मिल जाए कि पेनिट्रेशन रेट ज्यादा मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं अपनी पोलैरिटी, और मेनली क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट करंट। हम लोग यहां पर मेनली यूज कर लेंगे अपना डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर आज यहीं पर फिनिश होता है। 1 आवर के लेक्चर्स हम लोग आपके लिए लेके आने वाले हैं, और आई होप कि लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो दोस्तों एक बार लाइक जरूर बनता है। इस वीडियो का लाइक टारगेट 300 लाइक्स का मैं रख रहा हूं। आई होप कि आप लोग डेफिनेटली पूरा कर दोगे, और आप ही लोगों के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर आरआरबी जेईई की बहुत इफेक्टिव तैयारी आप लोगों को दी जाएगी। हर दिन 1 घंटे का लेक्चर चलेगा, और इसको हम लोग लगभग 4 to 5 लेक्चर्स में कवर करेंगे थ्योरी को। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सेपरेटली लगाएंगे। तो आई डेफिनेटली होप कि आप शेयर जरूर करेंगे, शेयर करते रहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों को बताइए, ताकि वो भी हमारे प्लेटफॉर्म से फायदा ले सकें। और टेस्ट सीरीज दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे मार्च के फर्स्ट वीक से, बहुत चीप रेट्स पर आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है, फॉर्म्स काफी हमारे पास आए हैं, रिक्वायरमेंट्स आई हैं। तो सीबीटी 1 के लिए, क्योंकि आपको पता है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है सिर्फ मैकेनिकल के लिए या फिर सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए, वो सबके लिए कॉमन है सीबीटी 1। तो सब लोग को रजिस्टर करवाइए, सब लोग से कहिए कि वो टेस्ट सीरीज को ऑप्ट करें, बिकॉज बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए लाई जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली ऐप बेस्ड होगी, एक एप्लीकेशन पे चलेगी टेस्ट। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर पसंद जरूर आएगा। सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेसन में इसी के आगे हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय एंड थैंक यू।